चलेगा। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सभी जने हेडिंग डालेंगे डिसीजन रिगार्डिंग replacement of asset versus repair of asset. Versus repair of asset. Decision regarding replacement of asset, या तो हम असेट को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, या तो हम असेट को रिप्लेस कर दें विद द न्यू वन, या हम उस असेट की क्या करवा लें, रिपेयर करवा लें। देखिएगा क्या होता है बेसिकली। देखो ये एक पर्सन है, मिस्टर ए, ठीक है। इसने एट प्रेजेंट एक मशीन लगा रखी है, इंस्टॉल्ड अ मशीन, ठीक है। अब इसे इस मशीन को यूज लेते हुए कुछ ईयर्स हो चुके हैं। मान लेते हैं कि 4 years एगो उसने ये मशीन लगाई थी, 4 years एगो उसने ये मशीन लगाई थी। अब वो आज इस मशीन को लेकर एक डिसीजन लेना चाहता है। बोले यार या तो क्या करना पड़ेगा, इस मशीन पर एक हैवी रिपेयर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, हैवी रिपेयर। अगर हम इस रिपेयर के खर्चे को इनकर्ड करते हैं तो इस मशीन की जो रिमेनिंग लाइफ है वो 6 years हो जाएगी। जो रिमेनिंग लाइफ है वो 6 years रहेगी। क्लियर बिल्कुल। या फिर हम ऐसा करें कि यार रिपेयर कराने के बजाय हम एक नई मशीन ले लें। ये मशीन जो हमने 4 साल पहले इंस्टॉल की थी, आज हम इस मशीन को लेकर एक डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहे हैं। या तो मिस्टर ए ये सोच रहे हैं कि यार इस पर एक हैवी रिपेयर एक्सपेंडिचर कर दिया जाए, और इस रिपेयर को करने की वजह से इसकी जो लाइफ है वो 6 साल और मिल जाएगी हमें। हम आज के बाद अब इस मशीन को 6 साल के लिए काम में ले सकते हैं। और या फिर हम क्या करें कि आज अपनी इस मशीन को एक नई मशीन से क्या कर लें, रिप्लेस्ड कर दें, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट कर देंगे हम। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इस नई मशीन की जो लाइफ रहेगी, मान लेते हैं वो 8 साल रहेगी, 8 years। नाउ हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइफ अलग अलग रहे। मे बी पॉसिबल कि रिपेयर की वजह से 6 साल और नई मशीन की लाइफ भी 6 साल। हाँ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। इट मे बी पॉसिबल कि रिपेयर करवाने के बाद एग्जिस्टिंग मशीन की लाइफ जो आ रही है और नई मशीन की लाइफ इक्वल भी हो जाए, या मे बी पॉसिबल ये अनइक्वल भी हो जाए। हाँ, मेरा जो पॉइंट है वो समझना कि मिस्टर ए के पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं।
या तो वो अपनी इस मशीन को रिपेयर करवा ले, या फिर वो अपनी इस मशीन को एक न्यू मशीन से रिप्लेस कर दें। तो नाउ मिस्टर ए वॉन्ट्स टू डिसाइड बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। Now Mr. A wants to decide between two alternatives, whether repair should be carried out, or replacement should be carried out. और इसी डिसीजन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वर्सेस रिपेयर डिसीजन। इसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट वर्सेस रिपेयर डिसीजन। यानी अगर मैं आपको लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा? whenever an entity having two different choices regarding assets. Whenever an entity having two different choices regarding asset, that is whether entity should go for repair of its existing asset, or whether entity should go for replacement of its existing asset, समझ रहे हैं? एंटिटी के पास दो डिफरेंट चॉइसेस हैं अपनी असेट को लेकर, वेदर एंटिटी शुड गो फॉर रिपेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग असेट और वेदर एंटिटी शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग असेट। दिस decision is known as repair versus replacement decision। रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजन। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप अपनी असेट को लेकर इन दो चॉइसेस में से किसी एक चॉइस का डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसी डिसीजन को क्या बोला जाता है? रिप्लेसमेंट वर्सेस रिपेयर डिसीजन बोला जाता है। बोथ ऑल्टरनेटिव that is repair and replacement
repair and replacement. Both alternative involve cash outflow. Both alternative can involve cash outflow. So decision should be based on EAC. देखिएगा ये दोनों ही ऑल्टरनेटिव कैश आउटफ्लो को इन्वॉल्व कर रहे हैं. आप रिपेयर करवाओगे तो भी आउटफ्लो लगेगा, और अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो भी आउटफ्लो लगेगा. अब अगर मुझे आउटफ्लो के बेसिस पर डिसीजन लेना है तो आउटफ्लो के बेसिस पर डिसीजन जो लिया जाता है वो इस मेथड से लिया जाता है, EAC अप्रोच. व्हाट इज EAC? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट अप्रोच. तो अगर दोनों ऑल्टरनेटिव में कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व है, सो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन EAC. क्लियर? बिल्कुल लिखेंगे. If question provide cash inflows then decision should be based on either NPV or EANPV as applicable. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं. मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो सुनना. मैं ये बोल रहा हूं अगर दोनों ऑल्टरनेटिव में केवल आउटफ्लोज को लेकर इंफॉर्मेशन दी गई है तो डिसीजन EAC से निकालना. अगर मान लो क्वेश्चन में इनफ्लोज भी दिए गए हैं, अगर इनफ्लोज की इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर आपका जो डिसीजन होगा या तो NPV पर बेस्ड होगा या EANPV पर बेस्ड होगा. हाँ जी, थोड़ा सा पॉइंट है जिस पर हमें चर्चा भी करनी है. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हाउ टू सेलेक्ट मेथड फॉर द डिसीजन. तो यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मुझे इस डिसीजन के लिए क्या एप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करना है, मेरे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना पड़ेगा. तो समस्या क्या आ रही है कि मेरे पास क्या एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए फॉर डिसीजन ऑफ रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट. तो मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास 3 अलग अलग मेथड हैं. वी कैन फॉलो EAC अप्रोच, वी कैन फॉलो NPV अप्रोच, और वी कैन फॉलो EANPV अप्रोच फॉर रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजन. चलिए लिखेंगे आप, आइडेंटिफाई method
be followed for repair versus replacement decision? रिप्लेसमेंट देखिएगा, हम अगर रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट डिसीजन के मेथड को आइडेंटिफाई करने की बातें कर रहे हैं, तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस डिसीजन? देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, whenever information of outflows are given, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ऑफ आउटफ्लोज आर गिवन, यानी क्वेश्चन में केवल और केवल कॉस्ट के डेटा दिए हुए हैं, यानी किसी भी प्रकार के कैश इनफ्लोस को लेकर आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? अप्लाई EAC अप्रोच, अप्लाई EAC अप्रोच। हम इमीडिएटली क्या कर देंगे? EAC अप्रोच को अप्लाई कर देंगे। आइएगा आगे। सेकेंड, whenever information of outflows and inflows both are given, यानी अब मुझे ये भी दिया हुआ है कि रिपेयर या रिप्लेसमेंट की वजह से क्या आउटफ्लो और क्या इनफ्लो इनकर्ड होंगे। यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको दोनों बातें अगर क्वेश्चन में दी हुई हैं तो क्या करना है? ए, लाइफ ऑफ असेट under both alternatives are equal, अगर दोनों ऑल्टरनेटिव में असेट की लाइफ इक्वल है। व्हाट डज इट मीन? मैं जब अपनी असेट को रिपेयर करवा दूंगा तो उस असेट की रिमेनिंग लाइफ 6 साल, और अगर आज मैं उसे नई असेट से रिप्लेस कर दूंगा तो भी उस नई असेट की लाइफ 6 साल। तो लाइफ ऑफ असेट अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे? देन लिखें अप्लाई एनपीवी मेथड, अप्लाई एनपीवी मेथड। तो हम उस केस में क्या करेंगे? एनपीवी मेथड को अप्लाई कर देंगे। बोलिए क्लियर? बिल्कुल। नाउ अगर अब मैं बात करूं कि दोनों की जो लाइफ है वो अनइक्वल है, लाइफ ऑफ असेट
under both alternatives are unequal, अगर दोनों ऑल्टरनेटिव में एसेट की लाइफ क्या है, अनइक्वल है, अप्लाई EA-NPV मेथड, तो हमें क्या करना है, EA-NPV मेथड को अप्लाई करना है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए मैं और आपको इसको बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? हाँ जी, आइएगा मेरी बात को वापस सुनना, देखिएगा। ये जो है वो हमारी है ओल्ड असेट, या जिस पर हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग असेट। ये लीजिए, यहां पर खड़ा होकर मुझे रिप्लेसमेंट वर्सेस रिपेयर डिसीजन लेना है। ऑलरेडी इन ऑपरेशन, फोर ईयर्स, remaining useful life, सिक्स ईयर्स। देखिएगा, एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूं, ये एक असेट काम में ले रहा हूं जो ऑलरेडी 4 साल से ऑपरेशन में है और अभी इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स। मैं क्या करूं, मैं इस असेट पर रिपेयर की कॉस्ट इनकर्ट करूं। रिपेयर कॉस्ट, ठीक है, ताकि अगर ये रिपेयर कॉस्ट करूंगा तो इसकी जो ये लाइफ है ये 6 साल रहेगी। क्लियर बिल्कुल। या मैं क्या करूं, आज एक नई असेट से उससे रिप्लेस कर दो, न्यू असेट। आज अगर जो नई असेट मैं खरीद रहा हूं उसकी लाइफ है 6 ईयर्स, उसकी लाइफ है 6 ईयर्स। मुझे बताइए, ओल्ड असेट की रिपेयर कराने के बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 6 साल। और जो नई असेट मैं आज रिप्लेस कर रहा हूं उसकी भी लाइफ कितनी है, 6 साल। क्या दोनों ऑल्टरनेटिव, दैट इज न्यू असेट, दैट इज रिप्लेसमेंट, बताइए, क्या दोनों ऑल्टरनेटिव में जो मेरे डिसीजन के लिए टाइम पीरियड रिलेवेंट है वो इक्वल है? रिपेयर के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ओल्ड असेट इज 6 ईयर्स। अगर रिप्लेस करता हूं तो नई असेट की लाइफ भी 6 ईयर्स। दोनों ऑल्टरनेटिव में लाइफ इक्वल है। देखिए क्या लिखा था मैंने, लाइफ ऑफ द असेट अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव्स आर इक्वल। इमीडिएटली हम एनपीवी मेथड लगा देंगे, बशर्ते कि आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज गिवन हो। बोथ inflows and outflows are given। अगर ऐसा है तो आप इमीडिएटली अप्लाई एनपीवी मेथड, आप तुरंत एनपीवी मेथड अप्लाई करके अपना डिसीजन ले लेंगे।
बिल्कुल समझ आ गया सर। अच्छा, और समझते हैं, आइएगा। ये है आपके पास आपकी ओल्ड असेट, ऑलरेडी इन ऑपरेशन 4 years, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड करते हैं और रिपेयर कॉस्ट की वजह से ये 6 साल काम आएगी, 6 years रिमेनिंग लाइफ। या आज आप ये सोच रहे हैं हम उसे एक न्यू असेट से रिप्लेस कर दें, हम उसे एक न्यू असेट से क्या कर दें, रिप्लेसमेंट कर दें। लिसन केयरफुली, अगर आप नई असेट से रिप्लेस करोगे, इस नई असेट की इकोनॉमिक लाइफ है 8 years, इकोनॉमिक लाइफ है 8 years। अगर ओल्ड असेट पर रिपेयर कॉस्ट कराते हो तो 6 साल तक काम आएगी, और अगर एक नई असेट से उसे रिप्लेस कर देते हो तो 8 साल तक काम आएगी। बताइए क्या लाइफ इक्वल है या अनइक्वल है? लाइफ अनइक्वल है। लेकिन फिर आपके पास क्वेश्चन में क्या होने चाहिए? बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर गिवन। आपके पास इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दोनों गिवन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? अप्लाई EANPV मेथड, आप इमीडिएटली EANPV मेथड पर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि लाइफ डिफरेंट है एंड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बोथ आर गिवन। क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस, देखिएगा वापस से मेरी बात को। ओल्ड असेट, ओल्ड असेट रिपेयर, रिपेयर कॉस्ट, remaining life 6 years। लीजिएगा, ये है न्यू असेट, दिस इज न्यू असेट। बताइए मुझे जरा, अगर नई असेट की लाइफ 6 years हो, या फिर भले ही न्यू असेट की लाइफ अनइक्वल होकर 8 years चली जाए, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने रिपेयर करवाया ओल्ड असेट को, तो ओल्ड असेट की रिमेनिंग लाइफ 6 साल। नई असेट ली, रिप्लेसमेंट किया, नई असेट की लाइफ 6 साल, या हो सकता है 8 साल। यानी इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है।
information of outflows are given, क्वेश्चन में इनफ्लोस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल क्वेश्चन में आउटफ्लो गिवन है। अगर ऐसा है तो अप्लाई EAC मेथड। मैं इमीडिएटली EAC मेथड को अप्लाई कर दूंगा। बताइए, क्या मेरे हिसाब से अब आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ मेथड समझ आ चुका है? लीजिए, रिपीट वंस अगेन। अगर ओल्ड असेट और न्यू असेट का टाइम पीरियड इक्वल है एंड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बोथ आर गिवन, अप्लाई एनपीवी मेथड। अगर ओल्ड असेट की रिमेनिंग लाइफ और रिप्लेसमेंट के बाद न्यू असेट की रिमेनिंग लाइफ अनइक्वल है and inflows and outflows both are given, apply EANPV method. अगर ओल्ड असेट की रिमेनिंग लाइफ और न्यू असेट की लाइफ इक्वल है, या फिर ओल्ड असेट की लाइफ और न्यू असेट की लाइफ अनइक्वल है बट ओनली एंड ओनली आउटफ्लोज आर गिवन, ओनली एंड ओनली आउटफ्लोज आर गिवन, तो दोनों ही केस में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? EAC मेथड मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही केस में मुझे EAC मेथड को क्या करना है? अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल, चलिएगा। हाँ जी, देखिएगा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपनी इज कंसीडरिंग replacement or repair of a particular machine which has just broken down. Company spent rupees 20,000 to run and maintain the machine last year. These costs have been increasing in recent years with the age of the machine. ठीक है, यूजफुल लाइफ 5 साल है। अगर हम इस पर इमीडिएटली 19,000 रुपए की रिपेयर करवा दें, अगर हम इस मशीन को रिपेयर नहीं करवाते हैं तो हम इसे बेच देंगे, और बेचेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपए मिलेंगे। ऑल्टरनेटिवली कंपनी एक नई मशीन से उसको रिप्लेस कर सकती है 49,000 में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 साल होगी, हैविंग नो सैल्वेज वैल्यू। मेंटेनेंस कॉस्ट इस केस में 14,000 रहेगी। द कंपनी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ आफ्टर टैक्स ऑन एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। टैक्स रेट 50% है, डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है, डिस्काउंट रेट 10 है। देखिएगा, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में केवल और केवल आउटफ्लोज की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम EAC मेथड लगाएंगे। तो यहां पर आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं, लिखेंगे सिंस information of costs are given, we must apply EAC approach। बोलिएगा, क्लियर है? बिल्कुल। चूंकि आपके पास केवल कॉस्ट का डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम केवल और केवल EAC अप्रोच को फॉलो करेंगे। आइएगा, ऑल्टरनेटिव 1,
रिपेयर ऑल्टरनेटिव, रिपेयर ऑल्टरनेटिव, ए पॉइंट। सबसे पहले आज हमें कॉस्ट ऑफ रिपेयर इनकर्ड करनी है। बताइए, हम रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड करेंगे 19,000 की। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा वो 1 रहेगा। तो ये लीजिए, ये मेरे पास आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट। ये लीजिए, मेरे पास पॉइंट नंबर 1 आ गया है। बी पॉइंट देखिएगा, जो रिपेयर का खर्चा है वो हमारा पीएनडल का आइटम है। तो हम इस रिपेयर कॉस्ट पर क्या क्लेम करेंगे? टैक्स बेनिफिट क्लेम करेंगे। तो लिखेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन रिपेयर कॉस्ट 19,000 पर 50%, कितना आ गया? 9,005। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नाउ यहां अब हमारे पास एक असम्पशन है, हम इस रिपेयर का टैक्स बेनिफिट या तो अभी क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं T0 पर अज्यूम करता हूं, रिपेयर का क्लेम अगर मैं T0 पर अज्यूम करता हूं तो मैं इमीडिएटली इसका टैक्स बेनिफिट ले लूंगा। और अगर मैं इसका बेनिफिट 1 पर अज्यूम करता हूं तो पीवी फैक्टर उस तरह से लगेगा। तो मैंने लिया है अज्यूम एट T इक्वल्स टू 0, तो पीवी फैक्टर 1 रहेगा। तो इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू 9500 आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट, बोलिएगा क्लियर बिल्कुल यहां तक? चलिएगा, अब मैं यहां बनाता हूं सी पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इस पर लगेगी 20,000 फॉर ईच ईयर। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे जरा। 10% से 5 सालों का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 3.791, 3. ये लीजिए, ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट 20,000 इंटू 3.791, 75820, लाइक डी पॉइंट। टैक्स बेनिफिट ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.791। तो ये मेरे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट 10,000 इंटू 3.791, 37,910। अब देखिएगा, मेरे पास नेट कॉस्ट आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अब मैं नेट कॉस्ट कैसे निकालूंगा।
देखिएगा, ए मेरा खर्चा है और बी मेरा बेनिफिट है, फिर सी मेरा खर्चा है और डी मेरा बेनिफिट है। तो हाउ वी कैलकुलेट नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट? नेट कॉस्ट ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। बताइए नेट कॉस्ट कितनी आ गई? 19,000 प्लस 9,500 प्लस, सॉरी 19,000 माइनस 9,500 प्लस 75,820 माइनस 37,910 47,410। लीजिए इसकी ईएसी निकालते हैं। 47,410 डिवाइडेड बाय 3.791, 12,505 0.94। ये लीजिए, अगर हम रिपेयर ऑल्टरनेटिव को फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये ईएसी कंप्यूट हो जाएगी। बोलेगा क्लियर है बिल्कुल सबको? चलिए अब हम बनाते हैं अपना ऑल्टरनेटिव 2, रिप्लेसमेंट। ऑल्टरनेटिव 2, रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव। ए पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड असेट। देखिएगा, अगर हम आज अपनी असेट को रिप्लेस करते हैं तो हमें 49,000 खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। ये हमारे पास नेट कॉस्ट आ गई। ठीक है, इस पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 लग जाएगा। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कॉस्ट। ये लीजिए, ये आपके पास पॉइंट नंबर ए आ गया। बी पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम इस रिप्लेस्ड असेट की लगेगी 14,000। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ध्यान से दीजिएगा, अगर हम असेट को रिप्लेस करते हैं तो ये 10 सालों तक काम आएगी, तो 10 सालों के पीवी फैक्टर चाहिए। सिक्स पॉइंट 145। बताइए, तो ये आ गया आपके पास
14,000 into 6.145 86030. Now C point. Tax benefit of maintenance cost. $7,000. Cumulative present value factor है 6.145. ये लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट 7,000 इंटू 6.145, ये आ गया 43015. ठीक है. नाउ वन मोर पॉइंट. टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन. ठीक है, अब देखिएगा कैसे निकालेंगे. असेट की कॉस्ट है 49,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50% का टैक्स बेनिफिट. बताइए कितना आ जाएगा ये. 49,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50%, 2450. cumulative present value factor 6.145 लीजिएगा. तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट 2450 इंटू 6.145, 15,055. ठीक है, लीजिएगा. ये हमारे पास सारे पॉइंट आ गए ए बी सी और डी. बताइए क्या यहां तक सभी ने कर लिया. आप आराम से वापस से देख लें. सबसे पहले हमने असेट की कॉस्ट ली, उसमें से माइनस कर दिया सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग असेट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है, फिर हमने उसकी नेट कॉस्ट निकाल ली. आफ्टर दैट हमने हमारे पास बी पॉइंट में मेंटेनेंस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. फिर हमने उसका टैक्स बेनिफिट ले लिया, फिर डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट. बताइए अब नेट कॉस्ट कितनी आएगी. नेट कॉस्ट सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से. देखिए 44,000 हमारा खर्चा है. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट की पीवी हमारा खर्चा 86030 माइनस एक बेनिफिट है मेंटेनेंस कॉस्ट का 43015 माइनस डेप्रीसिएशन का 15,044. तो नेट कॉस्ट आ गई 71,960. ईएसी निकाल दीजिए. 71,960 डिवाइडेड बाय 6.145, 11,710. ये आपकी ईएसी आ गई है. वापस से देख लेना. पहले हमने नेट कॉस्ट निकाली. नेट कॉस्ट में क्या क्या लिया, ए और प्लस किया उसमें बी, माइनस कर दिया सी और माइनस कर दिया डी. तो ये हमारे पास नेट कॉस्ट आ गई. देन ईएसी निकालने के लिए हमने नेट कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दिया, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या आ गई, ईएसी. अब आप देखिए किसकी ईएसी कम है, किसकी ईएसी कम है.
तो लिख दें डिसीजन। डिसीजन लिखेंगे नीचे, कंपनी शुड रिप्लेस द असेट, कंपनी शुड replace the asset since EAC of replacement alternative, since EAC of replacement alternative is lower than repair alternative, is lower than रिपेयर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो कंपनी को असेट को रिप्लेस कर लेना चाहिए। क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 था, जो कि रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट को लेकर था।